Class, pay attention. First heading is cause of magnetism of matter. Clear है? Today we will discuss about on the topic cause of magnetism of matter. Means कोई भी मैटर जो मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी को शो करता है उसके पीछे रीजन क्या है. व्हाट इज रीजन बिहाइंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मैटर. इफ टॉक अबाउट द मैग्नेटिक कैरेक्टर देन वी नोन एज मोस्टली 3 कैटेगरीज आर अवेलेबल इन मैटर्स. मीन्स कोई भी मैटर हो आपका 3 कैटेगरीज को बिलोंग कर जाता है. फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म और डायामैग्नेटिज्म, जिनके बारे में हमें बात बाद में करनी है. पहले हम समझेंगे कि रीजन क्या है, ये मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आती कहां से. ठीक है, समझ में आ रही है क्या पढ़ना है हमने. ठीक, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी मेटल में कहां से आती है या व्हाट इज ओरिजिन. तो इसके लिए सबसे हमें पहले चलना पड़ेगा डाल्टन्स के एटॉमिक मॉडल पे. डाल्टन बंदा याद है, फर्स्ट बंदा था जिसने कुछ बताया था. क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डाल्टन ने कुछ नहीं बताया था. फर्स्ट बंदा था जिसने हमें कुछ इंट्रोड्यूस किया था कि एवरी मैटर फॉर्म small particles and individual particles, that individual particles known as atom. At that time smallest particle or you can say smallest structural unit is atom, not electron, proton or neutron. उसने जब ये हमें दिया था, ये 1600 नियर अबाउट दिया था. उस टाइम कोई भी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं होती. तो सबसे पहले हमें पता चला कि मैटर है, कोई भी मैटर पर्टिकुलर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जिनको एटम कहते हैं. क्लियर है? ठीक. एवरी एटम हैव अ न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर. ठीक है. होल मास ऑफ एटम, whole mass of atom due to this nucleus, because here present in the number of proton as well as neutron. Combination of both terms known as, anybody say, number of nucleon. ठीक है, number of nucleon is known as the combination of proton or neutron. Clear है? Neutron is a neutral charge particle and proton is a positive charge particle. Due to this reason nucleus contain positive charge. ठीक. After that Bohr comes and Bohr tell us electrons are present in some circular path. कुछ सर्कुलर पाथ में होते हैं. सो assume that this is a electron and electron have 2 types motion. क्लियर है? ठीक है, बहुत कुछ तुम्हें क्लियर नहीं होगा, पूरा कंसंट्रेशन के साथ पढ़ें और इसके बाद बताएं. अगर एक भी पॉइंट बच जाए जिसका एमसीक्यू पे आपको टिक ना लगे तो बोलना. इलेक्ट्रॉन्स have 2 types motion. Anybody tell which 2 type? Yes. First one, electron revolve around the nucleus. ठीक. Second one, स्पिन क्वांटम नंबर बहुत पढ़ा होगा आपने.
इसका मतलब केमिस्ट्री भी नहीं आती। सेकेंड वन इज स्पिन मोशन। स्पिन मोशन का मीनिंग अराउंड द न्यूक्लियस तो कर रहा है, अपनी एक्सिस पे भी ये रोटेट कर रहा है। कुछ समझ आया? लाई का अर्थ अराउंड द सन भी मूव करती है और अपनी एक्सिस पे भी मूव करती है। क्लियर है? ठीक। इलेक्ट्रॉन दो तरह का मोशन रख रहा है, एक अपने एक्सिस पर, एक अराउंड द न्यूक्लियस। अब अपने मोशन पर, अपने एक्सिस पर जो वो मोशन करता है, और यू कैन से स्पिन मोशन की वजह से जो हमारे पास टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, और यू कैन से ओनली मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट और मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट बोलो या ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट बोलो, दोनों का मतलब एक ही होता है। क्लियर है? यहां पर इन दोनों मोशन की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट होगा। ठीक है, अब बात आई मैग्नेटिक मूवमेंट जनरेट क्यों होगा, इसके पीछे भी रीजन है इलेक्ट्रॉन हैव अ चार्ज एंड चार्ज इन अ मोशन, देन whenever charge move then क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनता है, करंट फ्लो होता है। whenever charge move then comes a current, because we know that I equal to dq upon dt। t टाइम में जितना चार्ज फ्लो हो जाता है उसको ही करंट कहते हैं। ठीक है, एंड दिस इज अ सर्कुलर पाथ। ठीक है, सर्कुलर पाथ, एंड वी नो दैट व्हेन अ करंट फ्लो इन अ पाथ देन कम्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द पाथ। पाथ के चारों ओर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आता है। आपने पढ़ा था ऐसे वाला, एक चार्ज जाता है तो वायर के सब तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। समझ आया? मैग्नेटिक फील्ड कहां से आया, पता चल गया? मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अब मैग्नेटिक फील्ड आने की वजह से हमारे पास क्या आया, डाइपोल मूवमेंट। आपने पढ़ा था इस सर्कुलर कॉइल में अगर करंट मूव करता है तो उसका डाइपोल मूवमेंट जो उसका होता है वो होता है करंट टाइम्स ऑफ एरिया वेक्टर। क्लियर है? मैग्नेटिक मूवमेंट हमारा आता है किसी भी सर्कुलर पाथ में या किसी भी सिमेट्रिकल पाथ में जब करंट फ्लो करता है तो उसमें जितना मैग्नीट्यूड ऑफ करंट होता है उस करंट की अगर हम उसी सिमेट्रिकल पाथ के एरिया वेक्टर से मल्टीप्लाई करा दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आता है, करंट, तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आता है। इतना क्लियर है? ठीक है, समझ में आ गया? ठीक। अब इस चैप्टर के अंदर हमारे पास मैग्नेटिक मूवमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस साइन का क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक, इतना क्लियर हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे आया। मैग्नेटिक फील्ड दो तरह से और भी आता है, एक ड्यू टू न्यूक्लियस एंड एक हमारे पास स्पिन मोशन ऑफ क्वांटम, स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। बट ये दोनों डोमिनेंट प्लेयर नहीं होते हैं। मींस अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड 20 टेस्ला का फॉर्म हो रहा है तो उसमें 19 जो टेस्ला फॉर्म होगा वो डोमिनेंट प्लेयर आएगा दिस मोशन से। समझ में आई? मींस अपनी एक्सिस पे घूमने वाला जो मोशन है जिससे मैग्नेटिक फील्ड बना वो यहाँ पे हम कंसीडर नहीं करते, बहुत ज्यादा कम होने की वजह से निग्लेक्ट कर देते हैं। इतना सबको क्लियर है? अब किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो, आ गई? रीजन पता चल गया? अब बात आई ये मैग्नेटाइजेशन मोशन जो है या ये जो मैग्नेटिक डाइपोल बना, ठीक है, और उस डाइपोल का जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो मैग्नेटिक मूवमेंट की वजह से हमारे पास कोई मैटर क्या कर रहा है, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी शो कर रहा है। पता चल गया कि मैग्नेटिज्म कहां से आया किसी भी मैटर के अंदर। अब बात करते हैं आगे की। पहला पॉइंट सबको क्लियर है कि मैग्नेटिज्म, हाउ टू कम मैग्नेटिज्म इन मैटर, बिकॉज
मैटर मेड बाई एटम्स, इनसाइड द एटम्स रिवॉल्व इलेक्ट्रॉन, एंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, revolution of electron generate the current, or whenever current pass in a circular path or any path, then form the magnetic field, or every magnetic field introduce the magnetic movement. इतनी कहानी चली। इसके बाद हमें पता चला कि कोई भी मैटर के पास जो मैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसको हम इस चैप्टर में या इस पर्टिकुलर फेरोमैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिज्म के एक्सप्लेनेशन में इस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है इतना सब कुछ? ठीक। अब बात आई, सबसे पहले जैसे हमारे पास एक छोटा सा आप ले लो हीलियम, कोई भी ले सकते हो जिसके पास नंबर ऑफ पेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। एवरी मैटर हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स, बहुत सारे एटम्स होंगे। ये मैंने एक के लिए बात किया है, तो हर एटम्स का अपना ओन पर्टिकुलर क्या होगा, मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होगा। क्लियर है? समझ में आई बात? ठीक। सपोज दैट वी टेक अ एग्जाम्पल हीलियम। हीलियम हैव 2 इलेक्ट्रॉन या फिर 2 एटम्स, क्योंकि बिकॉज वहां पे 2 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। तो बेटा अगर मैं इसका कर लूं तो इसके लिए कुछ हम इस तरह से डाइपोल आपने सुने देखे भी होंगे, रिप्रेजेंट करते हैं हम, ठीक है। क्लियर है? यहां पे मैग्नेटिक डाइपोल एक अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, एंड वी नो दैट मैग्नेटिक मूवमेंट इज अ, व्हाट इज दिस इज अ वेक्टर, और इन केस ऑफ वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन और इक्वल मैग्नीट्यूड कैंसिल आउट टू ईच अदर, ठीक है। ड्यू टू इस पहले इलेक्ट्रॉन का m और दूसरे इलेक्ट्रॉन का m संख्या में तो एक जैसे हैं, बट डायरेक्शन में कैसे हैं, अपोजिट हैं, ठीक है। इस वजह से हमारे पास इसमें का जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट निकल के आएगा वो कितना आएगा, 0। दैट्स व्हाई हीलियम डू नॉट शो एनी मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड वी से दैट टाइप diamagnetic, that type substance known as diamagnetic। बताओ कितने लोगों को डायामैग्नेटिक नहीं समझ आया? एक भी बंदा? आई विल एक्सप्लेन अगेन। नहीं आया? नहीं आया? क्या नहीं आया? स्टैंड अप एंड टेल मी। क्या पर्टिकुलर नाम बता दो, ये चीज समझ नहीं आई। डायामैग्नेटिक क्या है? इफ एनी सब्सटेंस हैव, यहां पे मैंने 2 का एग्जांपल लिया है, अभी आप करोड़ों पढ़ोगे इसके आगे, मैंने 2 इसीलिए लिया था आप समझ जाओ। इफ एनी सब्सटेंस हैव नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट 0, दैट्स व्हेनेवर पॉसिबल, कब पॉसिबल होगा ये, व्हेन ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ठीक है। देन नेट मैग्नेटिक मूवमेंट कम्स 0 एंड आर सब्सटेंस आर एलिमेंट शो द मैग्नेटिक कैरेक्टर, दैट मैग्नेटिक कैरेक्टर इज अ डायामैग्नेटिक, ठीक है। रिपल होगा, क्या होगा वो डिफरेंट टॉपिक है, अलग करेंगे बात उसकी। इतना क्लियर है? समझ आ गई बात? अगली बात, ये तो मैंने तुम्हें एग्जाम्पल के लिए समझाया, बिकॉज कोई भी एलिमेंट से हमारे पास मैटर नहीं बनते। मैटर क्या होते हैं, ग्रुप्स ऑफ एलिमेंट का कलेक्शन होते हैं, बहुत सारे मेटल होते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स क्या होते हैं, अवेलेबल होते हैं। तो अब कहानी क्या है, कहानी समझो। इस तरह का हमारे पास कोई मेटल है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं, देयर आर मैनी नंबर ऑफ एटम्स, सो देयर आर मैनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट। जब एटम बहुत हैं तो एम भी बहुत होंगे,
क्योंकि एक एटम एक एम को जनरेट करने के लिए कैपेबल है या रिस्पॉन्सिबल है, और सारे एटम्स क्या करेंगे, इस तरह से होंगे। क्लियर है? जितने भी डाइपोल होंगे सब आर्बिट्रेरी डायरेक्शन में क्या होंगे, अरेंज होंगे। क्लियर है? इस तरह से हमारे पास जो इसका मैग्नेटिज्म है, जो इसका मैग्नेटिज्म है वो क्या हो रहा होगा, कैंसिल आउट हो रहा होगा। समझ में आई बात? ठीक है। अब इसके लिए हमने क्या पढ़ा है, इसके लिए हमने एक चीज पढ़ी थी, आप इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू समझे। इलेक्ट्रिक फील्ड जब यूनिफॉर्म होती थी और एक डाइपोल हम रखते थे तो उस डाइपोल पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होता था, जो फोर्स इसको क्या करता था, ऐसे करके घुमाने की ट्राई करता था। रह गया यार? और ये डाइपोल को क्या कर रहा था, अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज करता था। सिमिलर कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक फील्ड पर लगता है। मैग्नेटिक का डाइपोल मूवमेंट होता है, सेम फोर्स लगाता है, और वेन एवर वी अप्लाई द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान से सुनना, वेन एवर वी अप्लाई द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द पर्टिकुलर सब्सटेंस, क्लियर है, देन ये जो पिक्चर है, दिस इज अ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मींस समझ आया? ऑल मैग्नेटिक डाइपोल अलाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर है? ये 100% अलाइन नहीं होते, कुछ बुक्स में है कुछ में नहीं है। ये डिपेंड करते हैं आपके थर्मल टेम्परेचर के ऊपर, बिकॉज थर्मल टेम्परेचर और थर्मल एनर्जी प्रोवाइड द एक्सटर्नल एनर्जी, एंड यू नो वेन एवर इलेक्ट्रॉन फाइंड द एक्सटर्नल एनर्जी फ्रॉम द आउटर सोर्स, देन इलेक्ट्रॉन्स increase on kinetic energy, और you can say excited state। पढ़ा है? जब बाहर से एनर्जी मिल जाएगी इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जिगजैग मोशन या ब्राउनी मोशन या काइनेटिक एनर्जी जो भी कहना चाहो, इंक्रीज हो जाती है, जिस वजह से एक दो इलेक्ट्रॉन, मैंने एक साइन टेढ़ा बनाया है, एक दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली अलाइन नहीं हो पाता, लेकिन यहां से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है? अब इस कंडीशन में ये हमारे पास क्या करेगा, मैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा। यहां पर मैग्नेटिक कैरेक्टर शो नहीं कर रहा था, बिकॉज अगर हमने नेट एम निकाला तो वो 0 था। वेन एवर वी अप्लाई द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अरेंज द और मैग्नेटिक डाइपोल इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट्स वाई दैट सब्सटेंस शो द मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है? This region or this state known as magnetization, एक्सटर्नल फील्ड के लगाने से इंटरनल मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में जो चेंज आया उसको हम बोलते हैं मैग्नेटाइजेशन। क्लियर है? किससे मैग्नेटाइजेशन समझ नहीं आया? मैं चाहता तो 2 लाइन की डेफिनेशन भी लिखवा सकता था। ठीक है? मैग्नेटाइजेशन का फॉर्मूला है वेक्टर I इक्वल टू m अपॉन v, वेयर दिस वन एंड दिस वन वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है? समझ में आई कहानी? बट अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, एनसीईआरटी में उन्होंने मैग्नेटाइजेशन को कैपिटल एम से रिप्रेजेंट किया है। जो एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं केवल उनके लिए बता रहा हूं। ठीक है? उसमें आपने ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं डालना है, यहां पे उन्होंने स्मॉल एम यूज कर दिया है, और समझने के लिए बस स्मॉल एम यहां पे क्या है, मैग्नेटिक मोमेंटम, और कैपिटल एम क्या है, मैग्नेटाइजेशन।
V तो वॉल्यूम है, वॉल्यूम की कोई दिक्कत नहीं। B चाहे इसका लगाओ चाहे इसका लगाओ, V हमारे पास क्या है, यूनिट वॉल्यूम। अब समझो, अगर ये डेफिनेशन है वैसे लिखी हुई, कैसे आया, जब ये अलाइनमेंट हो गया था, इस अलाइनमेंट में हमने क्या किया, यूनिट एरिया को कट कर लिया। यूनिट पोर्शन हमने निकाला, यूनिट पोर्शन निकालेंगे तो ये कुछ एरिया है और कुछ इसकी हाइट भी नहीं होगी, मेटल है हमारे पास तो 3D होगा, सिंपल सी बात है, मेटल सारे 3D स्पेस को कैरी करते हैं, तो हाइट भी होगी। और हम एरिया में अगर हाइट की मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है, वॉल्यूम आता है, वही वॉल्यूम ये है। इस वॉल्यूम का नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट, इस वॉल्यूम का नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट का जो रेशियो है, ठीक है, किसके साथ, विद द एरिया, नोन एज मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। दिस इज अ नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ यूनिट एरिया एंड दिस इज अ यूनिट एरिया। समझ आया? मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट क्या है, सॉरी मैग्नेटाइजेशन क्या है, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट ऑफ पर्टिकुलर या फिर यूनिट वॉल्यूम। समझ में आई बात इतनी? किसी को समझ नहीं आई हो तो पूछो। इफ एनीबडी हैव एनी डाउट देन ही और सी कैन आस्क। पूछ लो जिसका भी जो डाउट हो। बात के डाउट से पहले के डाउट ज्यादा बेटर होते हैं। टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो सीधा नहीं जा रहा, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो टेढ़ा जा रहा है। कम कर दोगे तो तुमने पढ़ता है मैग्नेटिज्म, जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। किसी भी परमानेंट मैग्नेट को अगर हम एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से ज्यादा हीट कर दें तो उसकी मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी क्या हो जाती है, लॉस्ट हो जाती है। दैट टेम्परेचर नोन एज क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने ये डिस्कवर करके रखा है। याद होगा कभी क्यूरी टेम्परेचर पढ़े होगे, कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा, नहीं सुना होगा तो अच्छे बच्चे हो तुम। ठीक है, इतनी बात तुम्हारे समझ में आ गई, ये स्टेप क्लियर हुआ। ठीक, अब कहानी और सुनो। ये कौन सा मैग्नेटिक फील्ड है? पहली बात, ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, ये है मैग्नेटाइजेशन वेक्टर। और ये किसी भी मैटर की इंटरनल प्रॉपर्टी है, इंटरनल प्रॉपर्टी है। हर मैटर को चेंज करोगे प्रॉपर्टी चेंज होगी। क्लियर है? दूसरी बात मैंने कहा ये मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज डाइपोल मूवमेंट का जो हमारे पास क्या होता है, ऐसा ही यूनिट होता है, और वॉल्यूम का जो यूनिट होता है, तो इसका जो हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आता है एम्पियर पर मीटर। ठीक है, समझ में आई बात? इसको हम कह सकते हैं कि ऐसा ही यूनिट ऑफ आई, यहां पे इंटेंसिटी वेक्टर रखा है आपने, क्या होता है, एम्पियर पर मीटर। जबकि वी नो दैट ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, टेस्ला। both quantity have different unit, it's mean both quantity have different dimensional formula। और आपने पढ़ा है कि दो फिजिकल क्वांटिटी के अगर डायमेंशनल फॉर्मूला अलग होते हैं तो उन दोनों क्वांटिटी को हम सिमिलर नहीं ले सकते। जैसे वर्क और एनर्जी देखने में अलग अलग होती हैं, लेकिन डायमेंशनल फॉर्मूला सेम होने की वजह से उनके ऐसा यूनिट भी सेम होते हैं और उन दोनों को हम एक जैसा कह सकते हैं। बट यहाँ पे V और I ये दोनों सेम नहीं है। क्लियर है? हो गया ना? थैंक यू।